हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने भक्तिकाल को पढ़ लिया है, वह चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल पे टीजीटी पीजीटी के जितने भी पेपर हुए हैं उसका सॉल्व पेपर अपलोड है, उसे भी देख सकते हैं। और 50 प्रैक्टिस सेट हैं, उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल को। रीतिकाल का जो नामकरण दिया गया है वह अनेक विद्वानों द्वारा अनेक नाम दिया गया है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। इससे प्रश्न बनते हैं। रीतिकाल जो नामकरण दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल द्वारा श्रृंगार काल, रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, और कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं रीति से क्या तात्पर्य है। तो रीति से तात्पर्य विशिष्ट पद रचना से है, किंतु रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। रीति से उसका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। यानी पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो आचार्य चिंतामणि को। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वह केशवदास को माना है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे रीतिकाल का जो वर्गीकरण हुआ है वह तीन भागों में हुआ है। वह रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यह तीन भागों में रीतिकाल का वर्गीकरण किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। रीतिकाल कवियों को प्रायः तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, इसी के आधार पे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब तीनों में देखते हैं कौन कौन कवि आते हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। रीतिबद्ध जो होता है इस वर्ग के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। ऐसे कवि जो रीति ग्रंथ की रचना किए हैं वे सभी रीतिबद्ध में आते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं वह केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, रसिक गोविंद, जसवंत सिंह रसलीन, कुलपति मिश्र, पद्माकर, मंडन, चंद्रशेखर, दुल्हा भिकारीदास, ग्वाल कवि, बेनी प्रवीण, प्रताप शाही और कालिदास त्रिवेदी, यह सभी कवि जो आते हैं वह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा क्या है। इस वर्ग के अंतर्गत रीति ग्रंथ नहीं लिखे गए, किंतु रीति की जानकारी उन्हें भली भांति थी। इसमें प्रमुख रूप से जो थे वह बिहारी प्रमुख रूप से हैं, लेकिन सेनापति, रसनिधि और वृंद यह भी नाम प्राप्त होता है। अब बात करेंगे रीति मुक्त कवियों के बारे में। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना किए हैं। यह सभी कवि आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के। इसमें जो प्रमुख है वह घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, जिसे मानसिंह कहा जाता है, यह सभी आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत। तो इन सभी तथ्य को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो तथ्य दिया गया है वह है कि अब प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले रीतिबद्ध कवि जो हैं वह केशवदास हैं। केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। केशवदास का जो समय सीमा है वह 1555 से 1617 ईस्वी तक है। इनका जन्म स्थान जो था वो ओरछा है। पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था और ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य है, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा पहले से ही चली आ रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को समय की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है। ठीक है, प्रवृत्ति की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल में आते हैं। केशव से हिंदी रीति परंपरा का प्रारंभ होता है। यह हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। याद रखिए, हिंदी के अलंकारवादी आचार्य कौन माने जाते हैं, वह केशवदास। केशवदास को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर नहीं मानते। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन स्वरस सुवित्र भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित्त। तो इसे याद रखिएगा। यह पंक्ति भी पूछी जाती है कि किसकी है, तो केशवदास का, यह ध्यान रखिएगा इसमें। अब इनके बारे में जो तथ्य है जो केशव के बारे में शुक्ल ने कहा है उसे देखते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास तुलसीदास से मिलने गए थे। तुलसीदास ने केशव को
प्राकृत कवि या प्रकृति से उत्पन्न कहा था। इस लांछन से मुक्ति होने के लिए केशवदास ने एक रात्रि में रामचंद्रिका की रचना की। जनश्रुति है कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। यह जनश्रुति माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो इसे याद रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत कौन है, किस कवि को कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को। अब केशवदास के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो प्रमाणित ग्रंथ हैं, उसके बारे में देखते हैं। रसिक प्रिया इनकी पहली रचना है, जो लिखी गई है 1551 ईस्वी में। यह रस संबंधी शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद का वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस का प्रधान इसमें दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में। यह अलंकार से संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व का पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा रसिक प्रिया और कवि प्रिया को। कवि प्रिया की रचना महाराज इंद्रजीत सिंह की प्रतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगली जो रचना है इनकी, वह है रामचंद्रिका। यह महत्वपूर्ण रचना है। 1601 ईस्वी में यह लिखा गया है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 39 प्रकाश तथा 125 प्रकार के छंद का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि यह रचना एक रात में हुई थी। यह रीतिकालीन संवाद योजना की सर्वोच्च रचना मानी जाती है। अगर पूछे जाए कि संवाद योजना से प्रमुख कौन सी रचना मानी जाती है, तो वह रामचंद्रिका मानी जाती है। छंदों की विविधता के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसमें छंदों की विविधता के कारण छंदों का अजायब घर कहा है। यह केशव की भक्ति परक रचना है और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला जो रचना लिखा गया है वह रतन बावनी है, जो 1607 में लिखा गया है। यह एक प्रशस्ति यानी प्रशंसा काव्य है। यह वीर काव्य है। इसमें इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में वर्णन किया गया है। अगला जो रचना है वह है वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसे याद रखिएगा, विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग का प्रस्तुत किया गया है, पुस्तक है। यानी विज्ञान गीता को याद रखिएगा, यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो यह कुछ जानकारियाँ रीतिकाल के कवि जो केशवदास हैं उनके बारे में था। इनकी अन्य रचनाएं जो मिलती है नक्सिक और छंदमाला। नक्सिक, छंदमाला और अन्य रचनाओं अगर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के रूप में बांटे इनकी रचनाओं को, तो प्रबंध काव्य के रूप में है रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी। और मुक्तक काव्य के रूप में देखें तो रसिक प्रिया हैं, कवि प्रिया हैं और नक्सिक। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वह चिंतामणि त्रिपाठी हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में बात करेंगे। 1600 से 1685 इनका जन्म समय है। जन्म स्थान तिवंकापुर यानी कानपुर में है। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है, उपनाम मणिमाल है। चिंतामणि नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरसंद शाह के आश्रित कवि थे। इसे याद रखिएगा, भूषण, मतिराम और जटाशंकर इनके 3 भाई थे, जो हिंदी के इतिहास में त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते हैं। भूषण, मतिराम और जटाशंकर। ठीक है, कविता और सवैया छंद का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक रूप से किया है। तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में यह बातें थी। अब इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी प्रमुख रचना है कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, श्रृंगार रस मंजरी और छंद विचार। छंद विचार को याद रखिएगा, यह पिंगल नामक एक बहुत भारी ग्रंथ है। यह मकरकंद शाह के आश्रय में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो कवि हैं वह मतिराम हैं। मतिराम के बारे में देखते हैं। मतिराम 1604 से 1701 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। यह भी तिवंकापुर के कानपुर यानी उन्हीं के भाई थे। यह जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह, ज्ञानचंद्र, स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रित कवि थे। अब देखते हैं इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो मतिराम के प्रमुख ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण हैं वह हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, वृत्त कमोदी, मतिराम सतसई और फूल मंजरी। इसे याद रखिएगा, रसराज जो है यह ग्रंथ किसी आश्रयदाता के आश्रय में नहीं लिखी गई है, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से है। ललित ललाम यह अलंकार सौंदर्य का ग्रंथ है। यह भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया है।
अलंकार पंचाशिका यह ज्ञानचंद्र के आश्रम में लिखा गया और यह एक अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। वृत्त कौमुदी के बारे में बात करें तो यह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा गया है और यह एक छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। मतीराम सतसई इसमें भोगनाथ की प्रशंसा की गई है, यह बिहारी सतसई के ढंग पर आधारित है। और फूल मंजरी यह जहांगीर के आश्रय में लिखा गया है। छंदसार, लक्षण सागर और साहित्य सार इनके प्रमुख रचना हैं। तो सभी को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले जो कवि हैं वह भूषण हैं। भूषण के बारे में पढ़ेंगे। भूषण का जो जन्म है वह 1613 से 1715 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म स्थान तिवंकापुर कानपुर है। मूल नाम घनश्याम है, इसे याद रखिएगा। मूल नाम घनश्याम यह पूछा जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। भूषण शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे। चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने इसे भूषण की उपाधि दी थी, इसे याद रखिएगा। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इसे भूषण की उपाधि दी थी। छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। शिवा का अर्थ यहाँ पे शिवाजी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने एक एक छंद पर शिवाजी को लाखों रुपए दिए थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। यह भी पूछा जाता है कि रीतिकाल में ऐसा कौन कवि है जो वीर रस से संबंधित है, तो वह महाकवि भूषण हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो शिवराज भूषण इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें यह जो लिखा गया है वह शिवाजी के आश्रम है। यह एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें कुल 105 अलंकारों का वर्णन किया गया, याद रखिएगा, यह पूछा गया था। और यह एक लक्षण ग्रंथ है। शिवा बावनी या शिवाजी के आश्रम लिखा गया है। छत्रसाल दशक जो यह रचना है वह यह छत्रसाल के प्रशस्ति में लिखा गया है। इनकी अन्य रचना है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इसे भी आप याद रखिएगा। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो कवि हैं वह देव हैं। देव का जो समय सीमा है वह 1613 से 1767 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म स्थान इटावा में है। इनका पूरा नाम देवदत्त है। ये देव सर्वप्रथम आजम शाह के आश्रय कवि थे। बाद में भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल, मोतीलाल के आश्रय कवि बने। देव रसवादी कवि हैं, इसे याद रखिएगा। देव कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधित कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ देव के हैं। देव द्वारा कम से कम 72 ग्रंथ बताए गए हैं, किंतु 15 ही उपलब्ध हैं। कुछ काव्य इनके हैं, उसे देख लेते हैं। मुक्तक काव्य है प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, यह प्रमुख इनके कुछ ग्रंथ हैं। कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुजान विनोद, याद रखिएगा इन सभी को, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे रीतिकाल के कुछ कवियों के बारे में। अगले वीडियो में जो बचे हुए कवि हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।